तो डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन कर लेना। एंड इफ़ यू हैव नॉट ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल विद दिस ID फिजिक्स हब 111। इस ID पे जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम, इट रीड्स लाइक दिस: द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एज्यूम्ड टू वेरी इनवर्सली एज द nth पावर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, जो इनवर्स स्क्वायर फोर्स होता है वो तो नॉर्मली होता है प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब एक जनरल आपको दिया है कि r के साथ r⁴n से वेरी कर रहा है। फॉर प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से 3 सही है, 1 गलत है, वो नॉट करेक्ट आपको निकालना है। कैन यू टेल मी कौन सा वाला आंसर होगा? जल्दी इसको करो। Can you solve this problem, guys? देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एज्यूम्ड टू वेरी एज nth पावर ऑफ द डिस्टेंस। सो अगर आप ऐसे कंसीडर करोगे कि आपके पास सन है और जो प्लैनेट है वो इसको ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, लेट्स से कुछ इस टाइप का चीज आएगा, ठीक है ना। दिस इज योर सन and let's say some planet revolve कर रहे हैं। now अगर आप देखोगे इसके बीच अगर डिस्टेंस लेट्स से r हो, तो अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और जो सन और प्लैनेट के बीच एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, तो ये दोनों फोर्स जब बैलेंस करेगा तभी ये एक स्टेबल ऐसे ऑर्बिट में घूमता रहेगा। यही तो है अल्टीमेटली चीज़। तो इसी चीज़ को हम लोग यूज करेंगे। तो अगर आपके पास ये जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका वैल्यू कितना होता है आपको पता है। अगर m मास की प्लैनेट ऐसे मूव कर रहा है r रेडियस में v वेलोसिटी के साथ, सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r, ठीक है। एंड प्लैनेट और सन के बीच जो अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज गिवन टू यू एज इनवर्सली nth पावर से वेरी कर रहा है। व्हाट इज गिवन? फर्दर मोर गिवन दिस f which is balancing this, it is proportional to 1/r⁴n। अब ये अट्रैक्टिव इन नेचर है तो हम लोग एक माइनस ले सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी को अगर रिमूव करना है तो k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों फोर्स जब इक्वल हो रहा है, मैं अगर ऐसे आप Fg बोलो, इसको Fc बोलो, तो ये दोनों फोर्स इक्वल रहेगा तभी ये सर्कुलर मोशन कर पाएगा ना। बताओ, दिस इज ऑब्वियस राइट। अब फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं, फोर्स कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ du/dr, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और आप del u लिखो तो बेटर रहता है, माइनस del u/r। तो ये क्या गिवन है? माइनस k/r⁴n, तो ये हो गया आपका माइनस k/r⁻n। तो यहाँ से हम लोग u का वैल्यू, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका, पोटेंशियल का वैल्यू u पोटेंशियल एनर्जी, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं बाय टेकिंग द इंटीग्रेशन। अगर आप इंटीग्रेशन लोगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस k/r⁻n + 1 डिवाइडेड बाय दिस, ये वाला आ जाएगा -n + 1। ये अगर इसको 1 - n कर दो, माइनस k/-1
माइनस एन प्लस वन को कर दो 1 माइनस एन, ठीक है। तो आर टू द पावर, यहाँ पे भी आप अगर इसको नीचे ले आओ, लेट्स से हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं 1 बाय आर टू द पावर, माइनस एन प्लस वन था तो एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हम लोग को चेक करना है, पहले तो स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर एन माइनस वन, ये आपको पहले चेक करना है। तो यू का एक्सप्रेशन ये आ गया। नाउ वी कैन इक्वेट, आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, इन दोनों को इक्वल कर सकते हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपका है एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू दिस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप, ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं कि आर टू द पावर एन, ठीक है। तो यहाँ से आपको वी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के बाय एम आर टू द पावर एन था और नीचे एक माइनस वन हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि v जो है, और आप इसको ऐसे भी रख सकते हो के बाई एम आर टू द पावर एन माइनस वन, ऊपर जाकर हो गया 1 माइनस एन। सो यहाँ से v का वैल्यू जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस, के बाई एम इज कॉन्स्टेंट, तो दैट इज नॉट बॉदरिंग अस, आर टू द पावर 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे 1 माइनस एन आ रहा है, तो यही एक्चुअली इनकरेक्ट है। तो यहाँ से आप ऑप्शन 1 को चूज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े। अब ये भी आप चेक कर सकते हो, टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर माइनस एन। टोटल एनर्जी अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, टोटल एनर्जी इज नथिंग बट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों का निकल गया है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे देखो वी स्क्वायर का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। सो हाफ एम वी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एम कट जाएगा, सो के बाई आपका 2 आर टू द पावर, ऊपर था 1 माइनस एन, नीचे आएगा तो एन माइनस एन हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा। यू का वैल्यू आप यहाँ से मिल गया आपको माइनस के बाई 1 माइनस एन 1 बाय आर टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो अभी आप लोग के बाई आर टू द पावर एन माइनस वन को कॉमन ले सकते हो, तो क्या रहेगा, हाफ माइनस यहाँ पे 1 बाय 1 माइनस एन। अब देखो ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो चीज़ है दैट इज कांस्टेंट, तो आप E, दिस इज द टोटल एनर्जी, राइट, टोटल एनर्जी E, सो वी कैन से दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर माइनस एन प्लस वन, और इट इज प्रोपोर्शनल टू, अगर आप दूसरे तरीके से लिखो इसको 1 माइनस एन लिख सकते हैं हम लोग ना, 1 माइनस एन। यहाँ पे क्या दिया है 1 माइनस एन, सो दिस इज करेक्ट। सिमिलरली एंगुलर मोमेंट ऑन द प्लैनेट इज कॉन्जर्व्ड, ये भी बोल सकते हो क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स मोशन है। फॉर सेंट्रल फोर्स मोशन वी नो एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्जर्व्ड, ये तो प्रॉपर्टी में है, एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्जर्व्ड, तो ये भी बोल सकते हैं हम लोग। तो तीसरा वाला भी है टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर एन प्लस 1/2। देखिए एक प्रॉब्लम में आपके पास आपको 4 प्रॉब्लम बेसिकली दिया गया है। इस प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। चलो अब टाइम पीरियड की बात करें। टाइम पीरियड को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अगर आपका कोई प्लैनेट है सर्कुलर ऐसे मूव कर रहा है आर रेडियस में, तो हम लोग उसके टाइम पीरियड को कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, राइट। अब ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया
2πr रख दिया। अभी v का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल रहे हैं ना, v इज प्रोपोर्शनल टू दिस r टू द पावर 1 माइनस n बाई 2। तो ये वाला चीज़ हम लोग बिठा सकते हैं, रादर ये वाला बिठाना सही होगा। वी स्क्वायर से यहाँ से आप v का वैल्यू निकाल सकते हो, रूट ओवर k बाई एम r टू द पावर 1 माइनस n बाई 2। तो इसको हम लोग यहाँ पे बिठा देते हैं, रूट ओवर k बाई एम r टू द पावर 1 माइनस n बाई 2। अब देखो, अगर प्रोपोर्शनलिटी की बात करें, बस प्रोपोर्शनली पूछा है, एग्जैक्ट रिलेशन नहीं पूछा है, प्रोपोर्शनल टू, तो r की पावर को गैदर कर लो। सो r की पावर 1 माइनस n बाई 2। तो ये क्या हो गया, ये आपका इक्वल टू हो गया r टू द पावर 1 प्लस n बाई 2। कैलकुलेट करके देखो, हाँ वही दिया है। मतलब ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बस पहला वाला इनकरेक्ट है। सो दैट विल बी द आंसर। तो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। स्फीयर ऑफ मास m and radius r slips on rough horizontal plane as shown in the figure. At some instant it has translational velocity v0, rotational velocity about the center v0 by 4r. If v is the speed of the center of the mass when it starts pure rolling, then the value of v is। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे कि नहीं, ये बताओ। देखो, इसमें हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इस बात को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इनिशियली आपको क्या दे रखा है, इनिशियली ये इसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दे रखा है v0 और रोटेशनल वेलोसिटी दे रखा है v0 बाई 4r। अब देखो, जो एंगुलर मोमेंटम है उसका जो फॉर्मूला है दैट इज, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेशन भी कर रहा है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऐसा। ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है, ये आपके पास दो टर्म्स आते हैं, ठीक है। इसमें दोनों टर्म्स क्यों आते हैं, इसमें एक टर्म आता है आपका ऐसे रोटेशनल मोशन के लिए, एक टर्म आता है क्योंकि आपका जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज ऑल्सो मूविंग। सो ये वाला पहला वाला जो टर्म आता है दैट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशनल मोशन, एंड दूसरा वाला टर्म आता है वो बेसिकली सेंटर ऑफ मोशन के ट्रांसलेशन मोशन से आता है। सो इनिशियली आपका एल वैल्यू कितना है, इनिशियल एल, सो हम लोग एल आई लिख रहे हैं। आई सी एम ये कितना होगा, आई सी एम इंटू ओमेगा होगा ना, आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा प्लस एम वी आर मास दे रखा है आपका कैपिटल एम, वी ओके लेट्स राइट द फॉर्मूला, फिर हम लोग वैल्यू बैठाएंगे। आई सी एम कितना होगा, स्फीयर है, देखो सर्कल की तरह दिख रहा है बट है स्फीयर, तो ये हो जाएगा आपका 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं v0 बाई 4r। प्लस यहाँ पे v का वैल्यू v0, r का वैल्यू r। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप देखो यहाँ से 1/10 प्लस 1, सो 11/10 एम v0 r। अगर यहाँ पे हम लोग रेडियस का वैल्यू r बिठा दें, क्योंकि r दे रखा है ना, तो ये वाला एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा। अभी फाइनल जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है, क्या बोला है देखो, इफ v इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग देन द वैल्यू ऑफ v। कुछ टाइम बाद इसका स्पीड हो जाता है v, पहले v0 था फिर उसके बाद v हो जाता है। तो देखो आई सी एम इंटू ओमेगा, ये वाला तो चेंज नहीं हो रहा है,
2/5 सेम स्फीयर है mr²। अभी ओमेगा जो है वो चेंज हो जाएगा, v इक्वल्स टू ओमेगा आर आपको पता है। पहले वाले केस में v0 था, इसलिए आपका ओमेगा का वैल्यू हो गया था v0 इज इक्वल्स v0/4r था, ओमेगा का वैल्यू दे रखा था ऑलरेडी। यहाँ पे नेक्स्ट बार में आपका ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा v/r। तो v/r यहाँ पे हम लोग बिठा सकते हैं प्लस mvr, सो mvr, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7/5 mvr। नाउ फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम conservation, from angular momentum conservation what we can write, L initial is equals to L final। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 11/10 m v0r 7/5 m vr। यहाँ से आपको v एंड v0 का रिलेशन मिल जाएगा, दैट इज 11/14 v0, ठीक है। तो यही है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे मेनली आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के ही ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये थंबनेल पे कुछ और वीडियो क्यों चल रहा है मेरा? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, ये वाला प्रॉब्लम देखो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। द लैग्रेंजियन इज गिवन बाय L इज इक्वल्स टू दिस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये आपको निकालना है। इसको कर पाओगे? थोड़ा सा ट्राई करो इसको। ओके, सो लुक एट दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको लैग्रेंजियन दे रखा है, टोटल एनर्जी कंजर्व है कि नहीं पूछा है पहले। तो आपको पता है कैसे करना है। अगर लैग्रेंजियन एक्सप्लिसिट फंक्शन है टाइम का, तब तो वो कंजर्व नहीं रहेगा, अगर नहीं है तब कंजर्व रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लैग्रेंजियन जो है टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो टोटल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, तो ये वाला तो इनकरेक्ट है, मतलब यही आंसर है एक्चुअली। शुरू में ही हम लोगों को मिल गया। देखो आपको चेक क्या करना है, डेल एल बाई डेल टी पार्शियल है, मतलब यहाँ पे बस अप्लाई होगा। तो ये कितना वैल्यू आएगा, एम जी स्क्वायर टी। इसको जीरो होना था अगर कंजर्व होना है, बट दिस इज नॉट जीरो, इसका मतलब एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। जनरलाइज मोमेंटम कॉन्जुगेट टू एक्स इज कंजर्व्ड, मतलब आपको पी एक्स निकालना है। अब पी एक्स कंजर्व है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? लोग इफ सम कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक तभी तो कंजर्व होगा ना। मतलब साइक्लिक का मतलब क्या है, लैग्रेंजियन में वो वाला टर्म एब्सेंट रहेगा, यहाँ पे तो एक्स इज नॉट देयर। ओके, सो एक्स इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट। अगर आप डेल एल बाई डेल एक्स निकालोगे दैट इज जीरो। एक्स इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट। आपको पता है साइक्लिक कोऑर्डिनेट के लिए जो कॉन्जुगेट कोरिस्पोंडिंग मोमेंटम होता है दैट रिमेन्स कंजर्व्ड। ओके, ये आप आसानी से ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन में बिठा के इसको आसानी से कर पाओगे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो दिस इज करेक्ट। इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्विवेलेंट टू फ्री पार्टिकल। इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लो। हम लोग ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन यूज कर सकते हैं, डी डी टी ऑफ डेल एल डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल डेल एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ये वाला टर्म तो जीरो है, पहले हम लोगों ने देख लिया। एंड डेल एल डेल एक्स डॉट क्या होता है,
देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम एक्स डॉट, ठीक है, एक्स डबल डॉट, ये आ जाएगा ना, दिस इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आप एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं बताओ? मतलब यहाँ पे दो क्यों है, डायरेक्ट आप एक्स डबल डॉट लिख लो, बाकी सब तो 0 का साथ ऑब्जर्व हो गया ना, तो यहाँ से हम लोग एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू 0 किसका इक्वेशन है पता है आपको? फ्री पार्टिकल का। सो दैट इज वाई इट इज इक्विवेलेंट मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्विवेलेंट टू फ्री पार्टिकल। तीसरा वाला जो कंडीशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप, बट जब हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे जो तीसरा वाला कंडीशन है वो क्या होता है? वो होता है डेल डी बाई डी टी। देखो टोटल डेरिवेटिव है, ये होता है आपका माइनस डेल एल बाई डेल टी। आपको यहाँ पे बोला है कि वैल्यू ऑफ डेल एल बाई डेल टी इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो हम लोग डी बाई डी टी निकालते हैं। डी बाई डी टी हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो डी बाई डी टी निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? ई निकालना पड़ेगा, राइट? पहले सो ई निकाल लो। ई क्या होगा? ई का वैल्यू क्या है? देखो एल क्या होता है? एल होता है आपका टी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ये तो होता है एल। तो इसको देख के आपको आइडिया आ गया कि जो टी का वैल्यू है वो है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, और जो वी का वैल्यू है दो माइनस हाफ एम जी टी होल स्क्वायर। ये तो पता चल गया। टोटल एनर्जी जब निकालेंगे तब टी प्लस वी कर देंगे, इसलिए हम लोग टोटल एनर्जी को लिख रहे हैं हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ना, माइनस हाफ एम जी टी स्क्वायर माइनस हाफ एम जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग डी ई बाई डी टी निकाल सकते हैं। डी बाई डी टी का वैल्यू निकालो, क्या होगा बताओ? देखो एम एक्स डॉट आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव एक्स डबल डॉट माइनस एम जी स्क्वायर टी आएगा, यही तो है इक्वल टू माइनस डेल एल बाई डेल टी। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। सॉरी, ये तो आपका हाँ माइनस डेल एल बाई डेल टी तो है, तो डेल एल बाई डेल टी हो गया ये वाला चीज़। तो ये तीन ऑप्शन सही है, बस टोटल एनर्जी कॉन्जर्व नहीं है, ये वाला ऑप्शन एक्चुअली ये आपका डिजायर्ड आंसर है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लुक एट दिस प्रॉब्लम, 4 masses ऑल ऑफ मास m लाई इन द एक्सवाई प्लेन। पोजीशन दे रखा है, एक्सवाई प्लेन में लाई कर रहा है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ए 0 पे है, ये मान लो आपका 0 0 है, तो ए 0 मतलब ये वाला हो गया ए 0। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं ले लूँ ओरिजिन को तो माइनस ए 0, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा 0 2 ए, 0 2 ए मतलब कुछ यहाँ पे ठीक है, 0 माइनस 2 ए मतलब नीचे एक जगह पे यहाँ पे लगभग होगा। तो ये उतना क्या मैटर करेगा, बस आपको फॉर्मूला निकाल बैठाना है। प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या होता है? जो डायगोनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंशन में जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो होता है प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोज आर द आइगन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स, राइट? जो होता है आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड जेड, ये तीन होता है। अब इसके फॉर्मूला आपको पता है, आई एक्स एक्स क्या होगा? देखो आई एक्स एक्स क्या होगा? आई एक्स एक्स होगा सम ओवर आई एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। आई वाई वाई क्या होगा? सम ओवर आई
एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, आई जेड जेड क्या होगा, सम ओवर आई एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। यहाँ पे देखो एक्स वाई प्लेन में दे रखा है, मतलब जेड आई हमेशा सबके जीरो होंगे, एक्स वाई प्लेन में दे रखा है ना। अब एक चीज निकालो कि सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर क्या होगा, एक्स वाला ए स्क्वायर जीरो जीरो, तो 2a स्क्वायर आएगा, सम ओवर वाई आई स्क्वायर ये निकाल लो कितना आएगा, 0 0 4 4 8 आएगा ना। और सम ओवर जेड आई स्क्वायर ये भी निकाल कर रख दो, दैट इज 0, हर जगह 0 है, तो ये कितना आ जाएगा, आई एक्स एक्स कितना आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स आई स्क्वायर बोला है मतलब 2 m a स्क्वायर, एक्स सर आए 8 प्लस 10 10 m a स्क्वायर हो गया, तो 8 2 और 10 जहाँ पे है वही है आंसर, ऑप्शन 1 पे है ना। तो ये इजी क्वेश्चन है। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। हाँ ये भी इजी क्वेश्चन है। हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम आर, जल्दी बताओ 1 2 3 4 में से कौन सा होगा सही आंसर। हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम 3 है ना वहाँ पे इक्वेशन, एक तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए। अगर आप भूल गए हो तो होता है क्यू आई डॉट एंड पी आई डॉट, ये तो होता है ना दो फॉर्मूले, क्यू आई डॉट एंड पी आई डॉट। क्यू आई डॉट क्या होता है, क्यू आई डॉट होता है डेल एच बाय डेल पी आई डॉट माइनस डेल एच बाय डेल क्यू आई। देखो इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है आपके गेट एग्जाम में। तो पी आई डॉट इज नथिंग बट डी पी आई बाई डी टी, सो विद माइनस साइन देख सकते हो ये वाला, और क्यू आई डॉट मतलब डी क्यू आई बाई डी टी डेल एच बाई, सो ऑप्शन 4 आ रहा है ना। तो कई बार थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके भी क्वेश्चन आपको दे सकता है एग्जाम में। तो इस टाइप का क्वेश्चन में ना क्या होता है ना कि आप थोड़ा जल्दबाजी में करोगे तो कुछ गलत टिक हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा केयरफुली आपको ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। स्केलर पोटेंशियल कोरिस्पॉन्डिंग टू द फोर्स फील्ड एफ इज इक्वल्स टू आई कैप वाई प्लस जेड, इसका आंसर बता सकते हो 1 2 3 4 में से कौन सा वाला होगा। देखो हम लोगों ने क्या बताया था कि अगर कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसके केस में कर्ल ऑफ दैट फोर्स इज इक्वल्स टू 0। ये 0 क्यों होता है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जो फोर्स होता है दैट इज कैन बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल। अब देखो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट अगर आप कैलकुलेट करोगे, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है वो 0 होता है। इसलिए फॉर कंजर्वेटिव फोर्स ये वाला टर्म हमेशा 0 होगा, कर्ल ऑफ दैट फोर्स विल बी 0। अब देखो अब स्केलर पोटेंशियल निकालने के लिए आपको फोर्स कंजर्वेटिव होना ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हम लोग जो गिवन फोर्स है उसका कर्ल निकालते हैं। कर्ल ऑफ एफ अगर निकालो तो क्या मिलेगा आपको, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड। फोर्स का कंपोनेंट देखो आई कैप वाला है, मतलब एक्स
y प्लस जेड है, y कंपोनेंट 0, z कंपोनेंट 0। तो इसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा बताओ। आई कैप वाला तो 0 हो रहा है, माइनस जे कैप, ठीक है। तो ये हो रहा है आपका -1, जो भी आ रहा है देख लो एक बार, और ये हो रहा है प्लस के कैप इंटू 1, इस टाइप का कुछ आ रहा है, एक बार देखो चेक करो जो भी है, बट दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। मेन फैक्ट है, अगर नॉट इक्वल्स टू 0 इसका मतलब एफ इज नॉट कंजर्वेटिव, तब आपको ऐसे स्केलर पोटेंशियल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब द स्केलर पोटेंशियल कोरिस्पॉन्डिंग टू द फील्ड एफ डज नॉट एग्जिस्ट। ये वाला थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। समझ में आ गया। यहाँ में भी माइनस आएगा ना, और जो भी है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो डज नॉट एग्जिस्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान से पढ़ो इसको। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास आर कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। इनएक्सटेंसिबल मीन्स द स्ट्रिंग इज नॉट एक्सटेंडेबल, मतलब जिसको आप ऐसे खींच के बढ़ा नहीं सकते, फिक्स्ड एकदम रिजिड है। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास आर कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। वन ऑफ द मासेज इज कांस्टेंट टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक आपको ऐसे टेबल दे रखा है, हॉरिजॉन्टल टेबल है, तो हम लोग इसको ऐसे कंसीडर करते हैं कि ये आपका हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है। कांस्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ हॉरिजॉन्टल टेबल, द स्ट्रिंग पासेस थ्रू स्मॉल होल इन द टेबल। टेबल में एक होल भी है, The string passes a small hole in the table and other mass is hanging below the table। मतलब आपके ऐसा दे रखा है, एक मास यहाँ पे है जिसका मास लेट से m है, दूसरा मास यहाँ पे ऐसे करके झूल रहा है, और जो ये लेंथ है दैट इज फिक्स्ड, ठीक है। द ओनली कॉन्स्टेंट इज दैट द फर्स्ट मास मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल, मतलब ये आपका 2D में इस प्लेन में मूव कर सकता है। नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस मासेस स्ट्रिंग सिस्टम इज। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको बताओ कैसे करोगे। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 5 4 2 1। कैन एनीवन टेल मी द आंसर, क्या लगता है कितना होना चाहिए। देखो पहले हम लोग सब चीज भूल जाते हैं, बस 2 मास को कंसीडर करते हैं। 2 मास के लिए कितना होगा, एक अगर पर्टिकुलर मास है तो वो देखो तीनों डायमेंशन में मूव कर सकता है ना। कोई भी एक चीज़ लो, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, कहीं भी मूव कर सकता है, तो एक मास के लिए 3 होगा, ठीक है। दूसरे मास के लिए भी 3 होगा, ठीक है। 6 हो गया। अब देखो हम लोग अभी माइनस कर देंगे कांस्टेंट को, कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में क्या होगा, जो नॉर्मल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है माइनस कांस्टेंट होता है ना। इसमें कितना कांस्टेंट्स है बता सकते हो। एक कांस्टेंट तो ये लोगों बोला था कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, तो इसके लिए एक कांस्टेंट आएगा। और क्या कांस्टेंट हो सकता है, और एक कांस्टेंट बोला है कि द मासेस इज कांस्टेंट टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल टेबल, मतलब ये वाला जो दूसरा वाला मास ये बस इस टेबल पे मूव करे, दैट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। तो हो गया आपका 4, ठीक है। तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, F इक्वल्स टू 3n - k। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे 2 है, नंबर ऑफ कांस्टेंट भी यहाँ पे 2 है, सो ये हो गया 4। सो आप जैसे भी समझो कर सकते हो ऐसे। प्रॉब्लम नंबर 7 हो गया। प्रॉब्लम नंबर 8 पे चलते हैं। चलो
ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी है। पार्टिकल ऑफ इफेक्टिव मास m इज एक्टेड अपॉन बाय ए पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय u ऑफ x, ठीक है। इट इज गिवन बाय u नॉट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू द पावर 4 वेयर u नॉट ए बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। देन कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से? बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने हैं, तो ये आपको पता है कैसे करते हैं। डू यू नो अबाउट इट? एवरीबॉडी लाइक द वीडियो। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के लिए आपको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करना पड़ता है ना। क्या गिवन है? गिवन जो है u इज इक्वल टू u नॉट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू द पावर 4, ये गिवन है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए आई थिंक ये आप लोग खुद कर सकते हो। डी यू बाई डी एक्स, देखो एक ही वेरिएबल तो हम लोग डायरेक्ट डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं इसको। इट शुड बी 0। सो माइनस 2 u नॉट ए एक्स प्लस 4 u नॉट बी एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं सर। सो यहां से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? 2 u नॉट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। सो x इंटू, अब यहां पे अगर देखो माइनस a प्लस 2b एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका x इक्वल्स टू 0 एक पॉइंट हो गया यहाँ से, और यहाँ से प्लस माइनस रूट ओवर a बाई 2b आ गया। अब स्टेबल अनस्टेबल चेक करने के लिए आपको डबल डेरिवेटिव लेना होगा, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। ये कितना आएगा देखो, माइनस 2 u नॉट ए, ये हो गया आपका प्लस 12 u नॉट बी एक्स स्क्वायर। अब एक्स इक्वल टू अगर 0 बिठाओगे तो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर दैट विल कम आउट टू बी नेगेटिव लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स यहाँ पे एक मैक्सिम आएगा। मैक्सिम मतलब अनस्टेबल, मैक्सिमा कोरस्पॉन्डिंग टू अनस्टेबल। ऑन द अदर हैंड एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर ए बाई 2b, ये आपको पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू मिनिमा, एंड मिनिमा कोरस्पॉन्डिंग टू स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, स्टेबल पॉइंट्स लेट्स राइट। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 तो स्टेबल पॉइंट नहीं है, ये भी नहीं है, प्लस माइनस ए बाय रूट ओवर ए बाई 2b ये है, मतलब ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 इज आंसर, 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 9, चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, अच्छा प्रॉब्लम है। ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m नॉट इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स f, acceleration of the particle at the moment its speed is root 3 by 2 c each। देखो रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन जो है फोर्स का, वो आपको यहाँ पे यूज करना होगा।
तो रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन जो है फोर्स का दैट इज एम नॉट ए गामा क्यू, ये वाला होता है आपका रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। सो एम नॉट ए लिख दिया हम लोगों ने। गामा आपको पता है गामा इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द पावर हाफ, तो क्यूब हो गया 3/2। ठीक है, अभी फॉर v इज इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स सी, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, ये आपको निकालना है। तो फोर्स निकाल लेते हैं पहले। एम नॉट ए 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सो ये आपका 3/4, राइट, 3/4 टू द पावर 3/2। तो ये हो गया आपका 1/4 4 क्यूब रूट, सो 8 हो गया ना, 8 टाइम्स एम नॉट इंटू ए। सो एक्सेलरेशन क्या होगा, F बाई 8 एम नॉट। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। एक लास्ट प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलो, consider the following object made up of a cylindrical body and two solid hemisphere। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर को देखो, बीच में एक सिलेंडर है, ये वाला सिलेंडर है जिसका हाइट h दे रखा है। इसके ऊपर 2 हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर यहाँ पे है और एक हेमिस्फीयर नीचे है। ठीक है, इफ मास ऑफ ईच ऑफ द 3 कॉन्स्टेंट पार्ट इज m, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस AB। ठीक है, AB के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये निकालनी है। कर पाओगे इसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB, पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर, फिर क्या करते हैं कि 2 हेमिस्फीयर है ना, तो 2 टाइम्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। अब अगर एक आपके पास सिलेंडर है, तो सिलेंडर के सेंट्रल के रिस्पेक्ट में क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको। ये आपके पास ऐसा सिलेंडर है, ठीक है। अगर मैं ऐसे सेंट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ तो वो क्या होता है, वो होता है हाफ m, अगर रेडियस r है तो हाफ m r स्क्वायर। ये वाला एक्सिस को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ जो कि इस प्रॉब्लम में दिया है, ऐसे टेंजेंशियली एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालनी है, उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, ये जो होता है उसके साथ इसके मास और जो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंट्रल एक्सिस एंड दिस एक्सिस, ऐसा करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे यूज करेंगे, हाफ कैपिटल M दे रखा है तो कैपिटल M r स्क्वायर प्लस ये जो डिस्टेंस है दैट इज r, सो m r स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शन में स्मॉल m, इसमें कैपिटल M, तो इसमें भी स्मॉल m कर दो, ठीक है। अब देखो दोनों हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हेमिस्फीयर भले ही आपका आधा है स्फीयर से, बट उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो आपका 2/5 mr स्क्वायर रहेगा। व्हाट डू आई मीन, आप अगर एक
ऐसे कंप्लीट स्फीयर कंसिडर करते हो तो सेंट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मिटी के वजह से अगर आप हेमिस्फीयर लोगे तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। इसका भी 2/5 mr² रहेगा, इसका भी 2/5 mr² रहेगा। ठीक है, सो हम लोग किसी एक का कंसिडर कर रहे हैं। तो सिमिलरली अगर सेंट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में 2/5 mr² हो रहा है तो यहाँ पे ए बी जो है टेंजेंशियल उसके रिस्पेक्ट में कितना होगा 2/5 mr²। चलो एम को बाद में टैकल कर लेंगे, प्लस mr²। सो हो गया आपका 7/5 mr²। सो यहाँ पे हो गया आपका 1 + ½ 3/2। यहाँ पे 7/2 इंटू 2 इंटू 7/5 आप mr² को कॉमन ले लो तो ये हो गया आपका, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 4.3 समथिंग mr² आएगा। ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो हम लोग आज 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। कुछ टेक्निकल ग्लिच चल रहा है, मे बी लास्ट डे वाला लाइव ही दिखा रहा है। एनीवेज गाइज, आई होप यू फाइंड द सेशन यूजफुल एंड गाइज इफ यू वांट टू टेक द mock test, get mock test, you can get the link in the description. Okay, you can use the coupon code test20 for getting the benefits. Thank you very much. See you in the next class. Bye bye, take care.